अच्छा जी, हाँ बेटा, क्या डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में? बेटा मतलब कहाँ तक पहुँचे थे लास्ट, क्या चीज़ डिस्कस हुई थी? पॉपुलेशन सैंपल हो गया था, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा तक हुआ था। ओके, चलें जी, स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हम लोग जो है और हमने देखा था प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को डिस्कस किया था हमने। इसके बाद बेटा आज हम देखेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ है पॉपुलेशन, इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या है? सैंपल। अच्छा, पॉपुलेशन का तो एक मतलब तो वही होता है जो आप और मैं सब जानते हैं, किसी जगह की आबादी। लेकिन यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको एक एग्जांपल से समझ लें। देखें, आप लोगों ने ये फैसला किया कि जी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है? तो चार्टर्ड, ये जो आपने फैसला कर लिया, तो इसके बाद सबसे पहली चीज़ आप क्या देखेंगे कि भाई अब ये एजुकेशन मिलेगी कहाँ से? ये है ना फैसला करना है आपने। अच्छा, अब कराची में हज़ारों कॉलेजेस ऐसे हैं, हज़ारों कॉलेजेस हैं, लेकिन वो सब आपकी पॉपुलेशन नहीं बन सकते। आपकी पॉपुलेशन कौन से कॉलेजेस बनेंगे? जहाँ पर सीए की एजुकेशन मिलती है। तो बेसिकली पॉपुलेशन क्या चीज़ है? ऑल इंडिविजुअल्स, आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स related to the subject of interest। आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? वो पॉपुलेशन कहलाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उसके बाद आप सब बाहर निकल कर आप ये देखेंगे कि भाई ये एजुकेशन मुझे कहाँ से मिल सकती है। तो अब आपने देखा अभी इतने सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। फिर आपने लिस्ट आउट करना शुरू किया। आपने कहा कि भाई पीसीएचएस में ये 3-4 कॉलेजेस हैं जहाँ पर हमें ये एजुकेशन मिल रही है। इसके बाद नॉर्थ कराची में या नॉर्थ नाज़िमाबाद में यहाँ 2-3 इंस्टीट्यूट हैं, गुलशन में 2-3 इंस्टीट्यूट हैं, ओवरऑल कोरंगी वाली साइड पर एक इंस्टीट्यूट है। तो ये ओवरऑल मिला के तो 15-20 कॉलेजेस बन जाते हैं कराची के अंदर, जहाँ पर आपको ये एजुकेशन मिल सकती है। तो अब ये जो आपने यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिया है, ये जो लिस्ट आउट किए हैं वो कॉलेजेस हैं, ये आपकी पॉपुलेशन कहलाएगी। कराची का हर कॉलेज आपकी पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ वो कॉलेजेस जहाँ पर सीए की एजुकेशन मिलती है। अच्छा, अगर आपने डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए? मेडिकल कॉलेजेस चाहिए। तो अब आप अगर कराची की बात कर रहे हैं तो कराची के कॉलेजेस को लिस्ट आउट कर लेंगे, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान के कॉलेजेस को लिस्ट आउट कर लेंगे, वो आपकी पॉपुलेशन बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि क्या हम हर कॉलेज को विज़िट करें और वहाँ से इंफॉर्मेशन लें, काउंसलिंग लें, उसके बाद एडमिशन लें, एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि हम हर कॉलेज को तो विज़िट नहीं कर सकते, काम करते हैं कुछ 2-4 कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई एक काम ये करते हैं कि पीसीएचएस में से एक कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया, एक हमने नॉर्थ से कर लिया, एक हमने गुलशन से कर लिया। ये 3 कॉलेजेस आपने सेलेक्ट किए, इन 3 कॉलेजेस को आपने विज़िट किया और उसके बाद आपने कहा कि भाई इन 3 कॉलेजेस से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बाद मैं किसी एक को चूज़ करके उसमें एडमिशन ले लूँगा। तो ये जो 3 कॉलेजेस आपने सेलेक्ट किए, ये क्या चीज़ है? ये उस पॉपुलेशन का पार्ट है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। तो सैंपल क्या चीज़ है? सैंपल है बेटा, सैंपल है पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। जिस पॉपुलेशन को आप स्टडी कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं सैंपल।
अच्छा, अब उसके बाद बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सैंपल को स्टडी करना चाहिए या हमें पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहिए। आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास ऑप्शन हो और हम कुछ काम करने जा रहे हो तो क्या हमें पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहिए आपके ख्याल में, या सैंपल को स्टडी करना चाहिए? अच्छा, पॉपुलेशन को क्यों स्टडी नहीं करना चाहिए? क्या रीज़न है आपके ख्याल में? क्या होगा पॉपुलेशन? अच्छा, मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं टाइम ज़्यादा लगेगा, या यूँ कह दें कि रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे। यानी जब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने जाएंगे तो रिसोर्सेज, टाइम भी एक रिसोर्स है, ज़रा टाइम का रिसोर्स लगेगा, फाइनेंस का रिसोर्स लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, तो रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू सैम्पल। एक तो ये पॉसिबल रीज़न हो सकती है जो कि बिल्कुल वैलिड रीज़न है। इसके बाद कोई और रीज़न भी हो सकती है, यानी सैंपल को स्टडी करें और पॉपुलेशन को ना करें। एक तो ये आपने कहा कि रिसोर्सेज, ये बिल्कुल समझ में आती है बात कि हाँ जी रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं तो इसलिए हम पॉपुलेशन को, लेकिन कभी ऐसा करेंगे मतलब पॉपुलेशन स्मॉल हो तो फिर क्या करें? फिर पॉपुलेशन को स्टडी कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, यानी एक तो ये रीज़न होगी ना, यानी रिसोर्सेज की वजह से हम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते हैं, सैंपल को स्टडी कर लेते हैं। और दूसरा एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ पॉपुलेशन। नेचर ऑफ पॉपुलेशन, कभी कभी पॉपुलेशन की नेचर ऐसी होती है कि अगर हम उसको स्टडी करने जाएंगे तो पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मिसाल के तौर पर बुलेट्स, अगर आप बुलेट्स बनाएं, आपने 1000 बुलेट्स का बैच बनाया है, अब आप ये देखना चाहते हैं कि बुलेट्स चलेंगी कि नहीं चलेंगी, इनकी क्वालिटी कैसी है, तो चला के देख लें। कितनी देर लगेगी? 1-2 मिनट के अंदर फायर हो जाएंगी सारी बुलेट्स, लेकिन फिर क्या होगा? बचेगा कुछ नहीं। बात समझ आ रही है? यानी अब हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी नेचर ऐसी है कि अगर उसको टेस्ट करने जाएंगे तो बचेगा कुछ नहीं। अच्छा, फिर इसी तरह खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो आप डॉक्टर के पास चले जाते, डॉक्टर कहता है बेटा अपना CBC करवा लो। CBC समझते हैं? मेडिकल वाले कौन कौन से बच्चे हैं? कंप्लीट ब्लड कल्चर जिसे बोलते हैं। अच्छा, वो किसी को आम आम ज़बान में हम कहते हैं भाई खून का टेस्ट करवा लो। तब आप चले गए आगा खान लेबॉर्ट्री, उसे कह रहे बेटा सारा खून निकाल लो, आराम से चेक करके दे देना, तो मसला नहीं है। कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बंदा ही नहीं बचेगा। तो अब ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में अगर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहें और हमारे पास रिसोर्सेज हों तब भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि फिर बचेगा ही कुछ नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सैंपल को स्टडी करते हैं और सैंपल रिजल्ट्स को पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर रहे होते हैं। यही काम हम यहाँ पे करते हैं, यानी हम सैंपल को स्टडी करते हैं, सैंपल के अंदर जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आती हैं हम कहते हैं पॉपुलेशन में भी ऐसी होंगी। मिसाल के तौर पर ये काम अपनी डेली लाइफ में अक्सर कर रहे होते हैं। आपके घर में मतलब मेहमान आने वाले हैं और अम्मा ने या जो भी घर में कुकिंग करता है उसने बड़ी अच्छी सी बिरयानी बनाई, आपको खुशबू आई, आप वहाँ से गुजरे, आपने उसमें से एक चम्मच निकाला और खाया, कहना वाह अम्मा आज तो कमाल कर दिया आपने, क्या ज़बरदस्त बिरयानी बनाती है। तो क्या हुआ? बेसिकली एक चम्मच खाया ना, लेकिन उस एक चम्मच में जो आपको टेस्ट मिला है आपने कहा वाह, उसको आपने जनरलाइज कर दिया पूरी की पूरी देगचे के लिए। पूरा देगचा खा के तो नहीं बताएंगे बहुत अच्छा बना था, एक चम्मच खाया पता चल गया। उस चम्मच के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिली वो पूरी देगचे में मिल गई। इसी तरह कभी आप यहाँ से घर जा रहे हो, पुलिस वाले रोक लेते हैं ना अक्सर, बाइक पे हो गाड़ी पे हो, हाँ भाई आ जाओ साइड पे आ जाओ, क्या करें लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये नहीं किया हुआ, वो नहीं किया हुआ, तो कहें क्या करेंगे? कोई ऐसा बंदा लाओ दरमियान में जिसको आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, तो फिर कायदे आज़म दरमियान में आते हैं जिसको दोनों जानते हैं, होता है ना ऐसा। तो फिर आप आगे निकलते हैं, बाइक को स्टार्ट किया, आगे चले और आगे चल के आप एक लफ्ज़ बोलते हैं, सारे के सारे पुलिस वाले हरामखोर होते हैं। तो बेसिकली क्या आपने एक या दो लोगों ने जो आपके साथ किया आप उसको पॉपुलेशन जनरलाइज कर देते हैं। तो ये काम तो हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, यहाँ भी यही करेंगे। हमारे पास रिसोर्सेज हों तब भी हम क्या करते हैं, सैंपल को स्टडी करते हैं, सैंपल के रिजल्ट्स को पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करते हैं। यानी जो सैंपल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आती हैं वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? वो ज़ाहिर है पॉपुलेशन के अंदर भी होंगी, क्योंकि सैंपल कहाँ से निकला? उसी पॉपुलेशन से तो निकला है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे सामने दो टर्म्स आ जाती हैं। एक टर्म है जिसका नाम है पैरामीटर और एक टर्म है जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक।
स्टैटिस्टिक, एक है बेटा पैरामीटर और एक है स्टैटिस्टिक। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई ये पैरामीटर क्या चीज़ होती है, तो जो सबसे पहली बात आप किसी को भी इसके बारे में बता सकते हैं, पैरामीटर के बारे में आप किसी को भी अगर कोई चीज़ बता सकते हैं, सबसे पहली बात तो आप कहेंगे पैरामीटर क्या है, आप कहेंगे भाई अ न्यूमेरिक क्वांटिटी। क्या है ये, क्या चीज़ है ये, न्यूमेरिक क्वांटिटी है। न्यूमेरिक क्वांटिटी का मतलब ऐसी चीज़ जिसका आंसर आप एक नंबर की फॉर्म में दे सकते हैं। नंबर वन। तो आपसे पूछे भाई ये करती क्या है, पैरामीटर क्या करता है, आप कहेंगे डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। तो वो आपसे अगला क्वेश्चन करेगा भाई किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, आप कहेंगे ऑफ पॉपुलेशन। तो पैरामीटर क्या चीज़ है बेटा, एक ऐसी न्यूमेरिक क्वांटिटी, ऐसा नंबर जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसको हम कहते हैं ये पैरामीटर है। अच्छा, फिर वो कहते हैं ये बताएं स्टैटिस्टिक क्या होता है, तो आप कहेंगे न्यूमेरिक क्वांटिटी। लिखो स्टैटिस्टिक, अ न्यूमेरिक क्वांटिटी, क्या काम करता है, डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी, ऑफ द सैंपल। अ न्यूमेरिक क्वांटिटी describes the characteristic of a sample is called statistic। तो वो न्यूमेरिक क्वांटिटी जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसको हम क्या कहेंगे, पैरामीटर। तो पॉपुलेशन से पैरामीटर। और वो न्यूमेरिक क्वांटिटी जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक। ये एस नहीं है इसके अंदर, स्टैटिस्टिक है ये वर्ड, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो आपसे कहता है कि भाई इसकी कुछ एग्जांपल्स दो, पैरामीटर की कोई एग्जांपल बताओ। तो आप कहेंगे कि भाई एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलेशन एवरेज। पॉपुलेशन का अगर हम एवरेज कैलकुलेट कर लें तो ये क्या कहलाएगा, ये पैरामीटर कहलाएगा। अच्छा, कहता है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लें तो ये क्या कहलाएगा, ये पैरामीटर कहलाएगा। एवरेज क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ एग्जांपल्स के लिए नाम लिखा लीजिए। इसी तरह अगर कोई आपसे कहे कि भाई स्टैटिस्टिक की एग्जांपल्स बताओ, तो आप कहेंगे सैंपल एवरेज, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या कहलाएंगे, वो स्टैटिस्टिक की एग्जांपल्स कहलाएंगे। तो पैरामीटर और स्टैटिस्टिक समझ में आया बेटा, पॉपुलेशन और सैंपल समझ में आया। okay. ये बेटा कुछ बेसिक टर्म्स थी, टर्मिनोलॉजी थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो अब अगर यूँ समझ लें कि डाटा हमारे सामने आ चुका है, तो अब अगली स्टेज ये होती है कि डाटा को प्रेजेंट कैसे किया जाए। डाटा तो हमने समझ लिया क्या होता है, डाटा कलेक्ट भी हो गया मिसाल के तौर पर। तो अब अगली स्टेज क्या है, अगली स्टेज ये है कि डाटा को प्रेजेंट कैसे किया जाए। तो डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम डाटा को टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम टेबल्स बना के, टेबुलर फॉर्म में टेबल्स बनाकर दिखा दें। और तीसरा तरीका ये है कि हम ग्राफ बनाकर दिखा दें। तो डाटा को प्रेजेंट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला है बेटा टेक्स्ट, दूसरा है टेबल्स और तीसरा है ग्राफ्स।
टेक्स्ट, टेबल्स, ग्राफ्स। अच्छा, अब ये जो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है ये हम कब यूज़ करते हैं और किस टाइप ऑफ डाटा के लिए यूज़ करते हैं? तो बेटा टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसका मतलब क्या है कि डाटा को प्रेजेंट करना किस तरह से, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स की फॉर्म में। और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन allows the researcher to present qualitative data that cannot be presented in graphical or tabular forms। ये जो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है ये हम किस टाइप ऑफ डाटा के लिए यूज़ करते हैं? क्वालिटेटिव डाटा के लिए। और क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा था जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं बता सकते थे। तो जो चीज़ नंबर्स की फॉर्म में नहीं बता सकते उसको कैसे बताएंगे? वर्ड्स में, सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में। तो ये डाटा हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी थी? क्वांटिटेटिव टाइप। क्वांटिटेटिव टाइप वो थी जिसका आंसर हम नंबर की फॉर्म में दे सकते थे। तो डाटा अगर क्वांटिटेटिव है तो उसके लिए हम टेबल्स यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में, यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डाटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अच्छा ये डिस्क्रीट डाटा हमने अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में, या डिस्क्रीट वेरिएबल हमने पढ़ा था। तो डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? जो हमें काउंटिंग से मिलता है। ठीक है। तो अगर हमारे पास जो डाटा है वो ऐसा डाटा है जो हमें काउंटिंग से मिल रहा है, उसके लिए अगर हम कोई टेबल बनाने जाएंगे तो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डाटा। अब यहाँ पर हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, ये देखें। इस एग्जाम्पल को अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो क्या कहता है? कहता है द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। हमने क्या काम किया? एक कमर्शियल बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस को विजिट किया और वहाँ जाकर हमने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आपकी इस ब्रांच में कितनी फीमेल एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं। पहली ब्रांच में गए, उनसे जाके ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारी ब्रांच में 2 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, हमने ये चीज़ यहाँ अपने पास नोट कर ली। अगली ब्रांच में गए उनसे जाके ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे पास 4 फीमेल एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं। तीसरी ब्रांच ने कहा 6, 1, 3, 5, 3, और इस तरह से हमने ये पूरा डाटा कलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाटा हमारे सामने आ गया। अब ये जो डाटा इस वक्त हमारे सामने नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। रॉ फॉर्म में पूरे के पूरे ऐसे नंबर सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, तो इसमें कोई हमारे पास टेबल नहीं बना हुआ, तो इसको हम कहते हैं ये अनग्रुप डाटा है। इस वक्त डाटा जो है हमारे पास अनग्रुप फॉर्म में है। हम ये चाहते हैं कि इस अनग्रुप डाटा को ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या टेबल्स में कन्वर्ट कर दें। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया, तो वेरिएबल हमारा है डिस्क्रीट। क्यों? क्योंकि वेरिएबल है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। तो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज को हम काउंट करके बताएंगे। डाटा हो गया हमारे पास डिस्क्रीट, ये चीज़ कंफर्म हो गई। तो अब हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट डाटा। इस डाटा पे नज़र डाल के अगर आप मुझे ये बता सकें कि इस डाटा के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10 एंड 0, और दोनों बराबर बराबर लिखे हुए हैं। 0 का मतलब ये है कि कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें कोई फीमेल एम्प्लॉय काम नहीं कर रही, और 10 का मतलब ये है कि कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जहां पर 10 फीमेल एम्प्लॉयज काम कर रही हैं। तो डाटा की रेंज है 0 से लेकर 10 तक। तो हमने इस रेंज को सामने रखकर यहाँ पर एक टेबल बना दिया। इस टेबल को अगर आप देखें तो इसमें आपको 2 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? 3 कॉलम बनाएंगे। पहले पे लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरे में लिखेंगे टैली, और तीसरे में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। 3 कॉलम्स का एक टेबल बना लेंगे। पहले कॉलम में 0 से लेकर 10 तक आप इस तरह से नंबर्स लिख लेंगे। अच्छा, ऊपर आप ये देखें बेटा, हमारे पास पहला नंबर क्या नज़र आ रहा है वहाँ पे? 2। बेटा मैं 2 को वहाँ पे क्रॉस करूँगा और यहाँ 2 के सामने एक लाइन लगा दूँगा। उसके बाद 4 को क्रॉस करूँगा, 4 के सामने एक लाइन लगा दूँगा।
ये टैली मेथड कहलाता है, काउंटिंग का एक तरीका है। तो वहाँ पर हम क्रॉस करते जाते हैं, यहाँ पे लाइंस लगाते जाते हैं, ठीक है। उसमें होगा ये कि पहली लाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन को क्रॉस में लगाएंगे, उसके बाद वो नंबर आएगा तो दोबारा काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं बेटा कि जब इस टाइप का कोई चीज़ नज़र आए तो इसका मतलब है ये 5 है और ये 1, तो आराम से हम काउंट करके 6 लिख देते हैं, उसका काउंटिंग ज़रा आसान हो जाती है, ठीक है। तो अब आपके सामने ये है बेटा, ये डाटा नंबर आपके सामने शो हो रहा है। आपको मैं दे रहा हूँ 2 से 3 मिनट का टाइम, ज़रा जल्दी से मुझे ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर दिखा दें और फ्रीक्वेंसी आपने मुझे लिखवा दें। रीडेबल है आप लोगों के लिए? सही नज़र आ रहा है? ओके, जल्दी के साथ। चले बताओ बेटा, आपने शायद लिखा है, बोलो। 1 नहीं 2, 8, 9, 6, 9 के बाद 7 है, सॉरी 3 वाले में 7, हाँ वही ना। ओके 7, 11, 6, 6, 3, 5, 5, 5, ये होना चाहिए। बाकी इन दोनों में मुझे डाउट है, कोई एक गलत है। हाँ भाई, ऑनलाइन जो बैठे हो आप लोग बताओ। 5 में 8 है। अच्छा टोटल करो ज़रा, कितना इन वैल्यूज़ का टोटल करो। ओके, बाकी ठीक है बेटा, बाकी सब 69 ठीक। ये हो रहा है बेटा 60। अच्छा अब यहाँ पर ये क्या है बेटा कि अगर आपके सामने कुछ इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आए जिसमें x वेरिएबल की कुछ वैल्यूज लिखी हो, उसके आगे एक कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई हो, तो इस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब तक आपके सामने डाटा की 2 टाइप्स आ गई। एक अनग्रुप डाटा था जो ऊपर जैसे लिखा हुआ है। अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई अनग्रुप डाटा है तो उसका मतलब है इस टाइप का डाटा, और अगर मैं ग्रुप डाटा कहूँ तो ग्रुप डाटा में पहली टाइप ये है, यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मतलब ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, अब कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कौन सी है? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे डाटा क्या है बेटा? कहता है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद suitable class interval size of marks obtained by 50 students of a class which are given below। क्या है? मार्क्स का डाटा है। तो मार्क्स क्या थे? कंटिन्यूस डाटा था, ठीक है। अच्छा अब ये 50 स्टूडेंट्स का डाटा लेके ये यहाँ तक अगर लिखा हुआ नज़र आए तो हम इसको क्या कहेंगे? ये अनग्रुप डाटा है। अब हमने क्या करना है? इसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कितने हमें कॉलम्स बने हुए नज़र आ रहे हैं? कितने कॉलम्स हैं इसमें? आपने 7 बनाने हैं। पहले कॉलम में लिखेंगे क्लास लिमिट्स, दूसरे कॉलम में लिखेंगे टैली, तीसरे में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले तो ये बना लें एक बार। फिर आपने क्या करना है? उसी तरह टैली बनानी है जैसे पहले बनाई थी। फ़र्क क्या है? ये देखें, यहाँ पहला ये नंबर इस तरह से लिख लीजिएगा, 10 to 19, 20 से 29, 79 तक आपने लिख लेना है, ठीक है। पहला नंबर है 23, यहाँ क्रॉस करें, 23 आपको 20 और 29 के बिटवीन में मिलेगा। तो अब हम इस रेंज के सामने एक लाइन लगा देंगे। पहले एग्जैक्ट नंबर था, अब हम उसको रेंज में चेक करेंगे। 50 है तो वो यहाँ मिलेगा, 38 है तो यहाँ मिलेगा, 42 है तो यहाँ मिलेगा, 63 है तो यहाँ मिलेगा, 75 है
तो यहाँ मिलेगा, 12 है तो यहाँ मिलेगा, 33 है तो यहाँ मिलेगा दूसरी लाइन, और इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये आपके सामने आ गया। इसको कंप्लीट कर लें तो फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, हो गया जी, बोला। नो, 2
7, 10, 16, 8 और 3, मेरा ख्याल है ये होना चाहिए, ऐसे ही है ना? ये देखिए। अच्छा, अब ये जो हमारे सामने दो कॉलम्स बने हुए आ गए हैं, ये दो कॉलम्स हैं बेटा किस चीज़ के, ये हमें बताते हैं, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डाटा के अंदर जब हमारे सामने डाटा आता है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए अब तक दो तरीके हमने देख लिए। पहला तरीका कौन सा है? टेक्सचुअल, जो कि हम क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ करते हैं, और टेबुलर के लिए, यानी टेबुलर डाटा फॉर्म यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा के लिए। क्वांटिटेटिव डाटा को हमने फर्दर डिवाइड किया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में। डिस्क्रीट के लिए दो कॉलम्स बन जाते हैं, एक्स का कॉलम और एफ का कॉलम, और कंटिन्यूस के लिए ये रेंज बना लेते हैं उस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और कॉलम्स भी हैं, इनकी कैलकुलेशंस को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ बेटा ये देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो क्लास बाउंड्री पे आपसे पूछेंगे भाई क्या चीज़ होती है क्लास बाउंड्री, तो आप कहेंगे क्लास बाउंड्री जो है वो एवरेज है। क्या है भाई, किसका एवरेज है? पहली क्लास की अपर लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट का। ये देखें, ये पहली क्लास की लोअर लिमिट है, ये पहली क्लास की अपर लिमिट है। ये दूसरी क्लास की लोअर लिमिट है, ये दूसरी क्लास की अपर लिमिट है। तो हमने क्लास बाउंड्री जब बनानी है तो वो कैसे बनेगी? पहली क्लास की अपर लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो बेटा ये क्या है? 19, और ये क्या है? तो 19 + 20 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या बनेगा बेटा? 19.5। यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक। अच्छा, फिर 29 और 30 का एवरेज, 29 + 30 डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा बेटा 29.5, और यहाँ पे हम उसको रिपीट कर देंगे। फिर 39 और 40 का एवरेज, 39 + 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 39.5, 39.5। अच्छा, फिर 49.5, फिर 59.5, फिर 69.5। अच्छा, अब यहाँ पर एक मिनट रुक कर देखें। ये वैल्यू है बेटा 79, लास्ट वाली वैल्यू। इसके बाद अगर कोई क्लास होती तो कहाँ से शुरू होती? 80 से शुरू होती। तो 79 और 80 का एवरेज 79.5, ठीक। अच्छा, अब आप ये देखें, ये लिखी हुई पहली वैल्यू 10 से पहले अगर कोई क्लास होती तो कहाँ पे आके ख़त्म होती? 9 पे। तो 9 और 10 का एवरेज 9.5। ले जी, ये हमारी क्लास बाउंड्रीज बन गई, चेक करें। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। ये क्लियर है बेटा सबको? ओके। इसके बाद हमें नज़र आ रहा है क्लास मार्क। क्लास मार्क भी कहते हैं बेटा इसको,
इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं। अच्छा अब आप ये देखो बेटा, क्लास मार्क या मिड पॉइंट क्या होता है, ये भी एवरेज होता है, बट किसका एवरेज होता है, सेम क्लास की लोअर और सेम क्लास की अपर, यानी पहली क्लास की ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो पहली क्लास की लोअर लिमिट लो, पहली क्लास की अपर लिमिट लो, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये बन जाएगा बेटा 14.5। अच्छा दूसरी क्लास की लोअर लिमिट प्लस दूसरी क्लास की अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये बन जाएगा 24.5। फिर थर्ड क्लास की लोअर प्लस थर्ड क्लास की अपर डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 34.5, 44.5, 54.5, 64.5 और 74.5। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा। अच्छा अब इसके बाद बेटा हमारे सामने कॉलम है और यहाँ लिखा हुआ है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जब आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास आना चाहिए 50। ठीक है, तो बेटा ये पहली फ्रीक्वेंसी क्या है 2 और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 50, तो पहली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी 2 डिवाइडेड बाय 50 यानी 0.04। दूसरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा 4 डिवाइडेड बाय 50 0.08। अच्छा फिर है बेटा 7 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू 0.14। 10 divided by 50 equals to 0.2। 16 divided by 50 equals to 0.32। 8 divided by 50 equals to 0.16 और 3 divided by 50 equals to 0.06। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो हमेशा 1 आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, 1 से कम भी नहीं आएगा। ठीक है, 1 आने का मतलब है आपने जो कैलकुलेट किया वो ठीक किया, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको। इसके बाद है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है बेटा, ये देखो, सबसे पहले इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देंगे 2, और अब इस 2 के अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 2 + 4 = 6, और अब 6 में अगली फ्रीक्वेंसी 7, फिर 13 + 10 23, 23 + 16 = 39, और 39 + 8 = 47, and 47 + 3 = 50। क्या करेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखेंगे और फिर उसमें जो आंसर आता जाएगा उसमें फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। यहाँ तक कोई इशू बेटा, क्लियर है ये चीज़ें? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, इसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं h, और ये हमें मिलता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। यूसीबी का मतलब अपर क्लास बाउंड्री और एलसीबी का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल हम कैसे निकाल सकते हैं, मिसाल के तौर पे पहली क्लास है तो बेटा ये अपर क्लास बाउंड्री है और ये लोअर क्लास बाउंड्री है, तो 19.5 माइनस 9.5, 19.5 माइनस 9.5 = 10। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या आ रहा है, 10। हाँ जी, अच्छा देखिए, अब ऐसा है कि ये मैंने आपके सामने एक ही टेबल में के अंदर मैंने आपको सब कुछ कैलकुलेट करना सिखाया है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक ही टेबल के अंदर आपको सिर्फ सब कुछ एक साथ पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है क्लास बाउंड्री की, कहीं ज़रूरत पड़ती है मिड पॉइंट की, कहीं ज़रूरत पड़ती है साइज ऑफ क्लास इंटरवल की, कहीं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, कहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। तो उस वक्त फिर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो चीज़ हम बना लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ तक कोई इशू बेटा अगर हमें कोई है तो बता। ओके, इसके बाद एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओपन एंडेड क्लासेस का। ओपन एंडेड क्लासेस बेटा वो क्लासेस होती हैं जिसमें हमें एक साइड तो गिवन, साइज ऑफ क्लास इंटरवल बेटा अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, अपर क्लास बाउंड्री क्या है और लोअर क्लास बाउंड्री। सेम क्लास की अपर और सेम क्लास की लोअर लेकर अपर में से लोअर को माइनस कर लें। ठीक है, या फिर आप इस ये भी कर सकते हैं, मिड पॉइंट लेके कोई से भी दो कंसेक्टिव मिड पॉइंट लेके सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर लें तब भी चलेगा, या थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस करें, या फिर फोर्थ वाले में से थर्ड वाले को माइनस कर लें, इस तरह भी मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ओपन एंडेड क्लासेस कौन सी होती हैं? ओपन एंडेड क्लासेस बेटा वो क्लासेस होती हैं जिसमें हमें एक साइड गिवन होती है
लेकिन दूसरी साइड के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बिलो 110 क्या है, वेट इन पाउंड्स गिवन है, तो 110 से कम वाले पहली क्लास में है, 110 से 120, 120 से 30, 30 से 40, 140 एंड अबव। अब यहाँ पर आप देखें जो पहली क्लास है उसमें लोअर लिमिट नहीं गिवन, और जो लास्ट वाली क्लास है उसमें अपर लिमिट नहीं गिवन, यानी 140 एंड अबव और 110 से बिलो। तो एक लिमिट गिवन है लेकिन दूसरी लिमिट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो जब ये सिचुएशन आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाती है ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन। अच्छा, ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन में एक प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम आता है कब, जब हम मिड पॉइंट निकाल रहे होते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर मुझे मिड पॉइंट निकालना है, तो दूसरी वाली क्लास में तो कोई इशू नहीं होगा मुझे, वहाँ पे लिखा हुआ है 110, वहाँ 120, 110 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 मिड पॉइंट निकल आएगा। तीसरी भी में, चौथी में भी कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, पहली वाली में और आखिरी वाली में। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, पहले वाली क्लास में और आखिरी वाली क्लास में। भाई जब मैं आपसे कहूँगा मिड पॉइंट निकालो तो आप कहेंगे भाई अपर लिमिट तो गिवन है, लोअर का पता ही नहीं, किस में ऐड करूँ और किस से डिवाइड करूँ, ऐसा ही होगा ना। तो बेटा ऐसा हम क्या करते हैं, जब ये सिचुएशन आती है तो हम पहले क्लासेस को क्लोज करते हैं, क्लासेस को क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं बेटा कि देखो पहली क्लास में जब मैंने क्लोज करना है तो सेकंड क्लास का क्या डिफरेंस है बेटा, 10 यूनिट्स का सेकंड क्लास का डिफरेंस। तो यही 10 यूनिट्स का डिफरेंस मैं पहले वाली क्लास के लिए मान लूँगा, यानी अब यहाँ पे मेरे पास अपर लिमिट है 110, तो मैं 10 यूनिट्स पीछे चला जाऊँगा। तो 110 से जब 10 यूनिट्स पीछे जाऊँगा तो वो बनेगा 100, मुझे लोअर लिमिट मिलेगी। तो अब क्या करूँगा, लास्ट क्लास पे आ जाऊँगा, यहाँ लिखा हुआ है 140 एंड अबव, तो इससे पीछे वाली क्लास का क्या डिफरेंस है, 10 यूनिट्स का। तो 10 यूनिट्स यहाँ पे ले लूँगा, 140 एंड 150। ये बात समझ आई। तो अब मिड पॉइंट जब निकालूंगा तो 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2, 105। ये हो जाएगा 115, 125, 135 एंड 145। मेरी क्लासेस क्लोज भी हो जाएंगी, मुझे मिड पॉइंट भी निकल जाएंगे। इसको नोट कर लें, फिर मुझे आप लोगों को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देने हैं, आपने मुझे मिड पॉइंट निकाल के देना देना। ये क्लियर हो गया बेटा, क्वेश्चन दूँ आप लोगों को। ओके जी, पहला क्वेश्चन,
आपने मुझे सिर्फ इन क्वेश्चंस के लिए ना मिड पॉइंट निकाल के दे देना। आपने मुझे इन तीनों क्वेश्चंस में मिड पॉइंट निकाल के दिया। कौन लिखवाएगा? कौन बताना चाहता है मिड पॉइंट? कौन आंसर करना चाहता है? जल्दी बताओ। जी बोले। ओके, -5, 5, 15, 25। किसी का बेटा इससे डिफरेंट तो नहीं है? अगर डिफरेंट होगा तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। सबका आंसर यही है? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। 2.5, 7.5, 12.5, 17.5। बेटा किसी का इससे डिफरेंट हो तो मुझे बता सकते हो आप। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर थोड़ी देर के बाद मिलेगा। फिलहाल आपका अगर आंसर को डिफरेंट है तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। -0.5, 2.5, 7.5, 12.5 तो नहीं बनता, 12 बनेगा बल्कि। हाँ, 7 मतलब, अच्छा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। वो 7 हो गया, ये 12 ठीक है, ओके। हाँ भाई, किसी का इससे डिफरेंट है तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। ये आंसर इन्होंने बताए हैं, मैंने लिख दिए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर इससे डिफरेंट है तो आप बता दें, हम वो भी लिख लेंगे, तो मसला नहीं है जी। नहीं आएगा? क्या आएगा? 0.5 आएगा। आपका आंसर माइनस क्या? आपका -0.5 है और आपका +0.5। ओके, किसी का इससे डिफरेंट है? अरे बोलो तो सही, कहो सेम है या कहो डिफरेंट है? सेम है, बस ठीक है, ख़त्म हो गई बात। चलिए अब चेक करना शुरू करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपने मिड पॉइंट्स निकाले हैं -5, +5, 15 और 25। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरे पे आते हैं। 2.5, 7.5, 12.5 और 17.5, मुझे बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब तीसरे पे आते हैं ना तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन मुझे किस पर है? इस -0.5 पर है। अब आप पूछ सकते हैं क्यों? पूछें क्यों, मेरी मर्जी। ये क्या बात है, मुझसे पूछोगे? नहीं बेटा, बात बता दो, ये क्या लिखा हुआ है? एज नेगेटिव कब होती है? हाँ, ऐसा कब से होने लग गया है? एज नेगेटिव कब होती है सर, बताइए सर। एज नेगेटिव कब होती है? होती है माइनस में होती है एज, तो आप लोगों ने क्यों लिखी? तो हमारा दिल कर रहा था, हमने लिख दी है, हमारी मर्जी। ऐसा क्यों सर, क्यों लिखी माइनस में? मैंने लिखी अभी तो तुम कह रहे थे हमारा आंसर यही है। अच्छा चले, अब आप यहां पर ये पूछ सकते हैं कि भाई यहां पर माइनस में क्यों चले गए?
ये आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। वर्किंग रूल क्या बताया था हमने? वर्किंग रूल ये था बेटा कि अगर पहली क्लास को क्लोज करना है तो सेकंड क्लास का जो भी डिफरेंस होगा वो पहली क्लास के लिए माना जाएगा। ओके, अब यही काम हमने यहाँ पर किया, लेकिन यही काम हमने यहाँ पर नहीं किया बेटा। उसकी वजह है, यहाँ पर जब हमने डिफरेंस देखा तो वो 10 यूनिट्स का था, तो जीरो से अंडर जीरो का मतलब है जीरो की लेफ्ट साइड पे जाना है ना। तो क्योंकि ऊपर उसने वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, सिर्फ क्लासेस लिखा हुआ है, तो हमें मालूम ही नहीं ये वेरिएबल कौन सा है, तो इसलिए माइनस में जा रहे थे तो हम चले गए। क्योंकि या तो वेरिएबल का नाम लिखता है ना, तो फिर तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये वेरिएबल माइनस हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पर अब सेकंड वाले क्वेश्चन में भी वेजेस हैं, वेजेस भी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन हुआ क्या, बाय चांस हम पहुंचे ही जीरो तक, यानी जो डिफरेंस था 5 यूनिट्स का, 5 से पीछे गए तो पहुंचे ही जीरो तक, मसला नहीं हुआ। तो 0 + 5 डिवाइड बाई 2 = 2.5 हो गया। यहाँ पर मसला है, हमारे पास डिफरेंस है 3 का। डिफरेंस कितना है? तो 3 यूनिट जब पीछे जाने लगे तो मसला ये है कि यहाँ 1 से जब हम पीछे गए तो पहुंचे 0 पे। अब 0 से आगे जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा वेरिएबल। भाई वहाँ पे लिखा हुआ है एज, इसका मतलब है एज नेगेटिव है। तो अब चाहे यहाँ डिफरेंस 3 का है या 300 का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 0 पे जाके रुक जाएंगे। ये बात समझ में आई बेटा सबको? यानी आपने क्या करना है, सेकंड क्लास का डिफरेंस फर्स्ट क्लास के लिए मानना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी देखना है कि भाई वेरिएबल का नाम तो नहीं लिखा हुआ। अगर वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है तो फिर उसके साथ हमें देखना पड़ेगा ये वेरिएबल माइनस में हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर माइनस में हो सकता है तो माइनस में जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ होता, तो टेम्परेचर माइनस में पॉसिबल होता है, तब हम आपका आंसर सही मान लेते हैं, -0.5 वाला। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? कोई इशू बेटा यहाँ तक? चले, आज की क्लास यहीं तक है, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आगे चलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों ने जाना है या मैंने जाना है यहाँ से? मुझे जाना है। मुझे निकालोगे तुम यहाँ से? तमीज़। अच्छा भाई तुम लोग बैठो, हम चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। खुश रहो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा उसमें ये हुआ ना अब्दुल्ला, उसमें हुआ ये कि अंडर ज़ीरो लिखा हुआ था ना, और सेकंड क्लास का डिफरेंस 5 यूनिट्स का था, तो फिर क्या करेंगे? फिर 0 से 10 यूनिट्स पीछे जाएंगे ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, तो -10 + 0 डिवाइड बाई 2 -5 आ जाएगा। ठीक हो गया? चलो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।